आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमने सीआरपीसी के संबंध में एक इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम सीआरपीसी को धारा सहित प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अध्याय 1 सीआरपीसी के चैप्टर 1 को प्रारंभ करेंगे। ये चैप्टर सेक्शन 1 से लेकर 5 तक को कवर करेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं धारा 1 से। सेक्शन 1 सीआरपीसी का क्या बताता है? हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन के संबंध में और कमेंसमेंट के संबंध में। इन तीन चीजों के बारे में हमें धारा 1 बताएगा कि शॉर्ट टाइटल क्या होगी, इसका नाम क्या होगा, ये कहां तक एक्सटेंड होगा और कब से ये कमेंसमेंट हुआ, कब से ये इसका प्रवर्तन होगा। नाम, विस्तार और प्रवर्तन, प्रारंभ या प्रवर्तन आप कह सकते हैं। ये तीन चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टाइटल देखेंगे। धारा 1 के शॉर्ट टाइटल, इसको क्या शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या दिया गया? कहा अब एक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस कानून को क्या नाम दिया गया? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये होगा इसकी शॉर्ट टाइटल। दूसरा, इसके कमेंसमेंट के संबंध में बताता है, एक्सटेंशन के संबंध में बताता है। इसमें आप बेरेट में देखिए पुनः, इसमें क्या कहा गया है, इट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया। ये संपूर्ण भारत पर, कहां पर? वोल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर प्रवर्तित होगा। उसी में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू होगा। पहला एक्सेप्शन कहता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू होगा। जम्मू और कश्मीर के संबंध में वर्तमान प्रावधान क्या है? अब जम्मू और कश्मीर विधि दंड प्रक्रिया संहिता पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की भांति लागू करेगी। कब से लागू करेगी? 31 अक्टूबर 2019 से। इस सन में कौन सा एक्ट आया था? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। और ये कब से प्रभावी हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था। तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जो कहा गया था, अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी सीआरपीसी तो संपूर्ण भारतवर्ष की भांति लागू होगी। एक दूसरा एक्सेप्शन भी इसी धारा में दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर तो लागू हो गया, नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों पर भी सीआरपीसी संपूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। कहां पर? नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर सीआरपीसी पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। ये एक नेगेटिव तरीके का बात कह रहा है। क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ कोड अदर देन दोज रिलेटेड टू चैप्टर। पिछले लेक्चर में हमने एक गलती किया था, हमने अध्याय 9 की बात की थी। अध्याय 8, 10 और 11 चैप्टर कौन है? 8, 10 और 11। यही 3 चैप्टर नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अध्याय इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ये एक नकारात्मक
तरीके का उपबंध है। इसमें यह बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द कोड अदर देन दोज रिलेटेड टू चैप्टर 8, 10 एंड 11, इन 3 अध्यायों को छोड़कर और कोई अध्याय नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन और दिया गया है कि यदि राज्य सरकार यह चाहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध इन राज्यों या इन क्षेत्रों पर भी लागू हो, तो वो क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और अन्य प्रावधानों को भी इन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। कैसे लागू किया जाएगा, इसमें आप बेरेट में देखिए, इसमें बताया गया अनुपूरक, अनुसांगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है। इन 3 चीजों को ध्यान दी जाएगी कि अनुपूरक, अनुसांगिक या परिणामिक उपांतरों सहित ही लागू किया जाएगा। अब राज्य सरकार का विषय आया है, तो सीआरपीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सीआरपीसी का किस लिस्ट में दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है। यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार को कानून बनाने के अधिकार है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकारों को कानून बनाने के अधिकार है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को अधिकार दिए गए हैं, यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता में भारत के सभी राज्य अपने यहाँ जैसा चाहें संशोधन करके उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी विषय पर यूनियन ने कोई प्रावधान बना दिया है, तो स्टेट ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाएगा जो उसको ओवरलैप कर रहा हो। इस बात को देख के ही स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा प्रावधान बनाएगा कि वो सेंटर के एक्ट को, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए उपबंधों को ओवरलैपिंग ना कर रहा हो। यदि ऐसा होगा तो वहां पर कौन सी चीज प्रभावी होगी, जो यूनियन यानी सेंटर द्वारा बनाया गया है। तो एक प्रश्न ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता कहाँ का विषय है, तो आप याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट का है। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह समवर्ती सूची का विषय है। सब क्लास 3 में क्या कहा गया है, इसके प्रवर्तन के संबंध में बताया गया है कि ये कब से प्रवर्तित होगी, इसकी इन्फोर्समेंट डेट बताई गई है। वहां पर लिखा हुआ है 1st day of April 1974 से ये लागू होगा। धारा 1 से मुख्यतः 1 या 2 ही प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं कि कहाँ का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है, इसकी प्रवर्तन तिथि कहाँ है, प्रवर्तन तिथि क्या है, ये आपको याद रखना है, और किन नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पे कौन कौन से अध्याय के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ये याद रखना है। अब आते हैं हम धारा 2 में। ये दंड प्रक्रिया संहिता का सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण धारा है, निर्वचन खंड है। ये बहुत सारे पदों को परिभाषित करता है। इन पदों को जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। और इसके पहले अल्फाबेटिकली आप सेक्शन 2 में, आप सेक्शन 2A से लेकर X तक पद दिए गए हैं। वो किस रूप में दिए गए हैं, ये आपको कंठस्थ करने होंगे। जैसे कि सेक्शन 2A
में क्या बताया गया है? बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2B में चार्ज, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2D में 2E में हाई कोर्ट, 2F में इंडिया, 2G में इंक्वायरी, 2H में इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से आपको पूरा ए से लेकर एक्स तक अल्फाबेटिकली आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 2A में क्या क्या कहा गया, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। कम से कम एक प्रश्न तो इस तरीके से जरूर आएगा कि आपको ये बताना होगा कि 2B में क्या बताया गया है, 2C में क्या बताया गया, 2D में क्या बताया, एक्स तक, ए से लेकर एक्स तक आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो ये याद हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल विषय नहीं है। लेकिन एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न तो इस बिंदु से जरूर आएगा। अब प्रारंभ क्या करते हैं? तो सेक्शन 2A 2A बैरेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था, अभी उसी शेड्यूल की फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में हमने बताया था आपको, वहां पे स्तंभ दिए गए थे, कॉलम्स दिए गए थे। अब वहां पे आपको देखना है कि कोई अपराध जमानती है या अजमानती है। कौन बताएगा आपको? हमें आपको कौन बताएगा? सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल बताएगा। अमूमन जमानती अपराधों में उन अपराधों को रखा जाता है जो अजमानती अपराधों से कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। जो गंभीर प्रकृति का होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और जाहिर सी बात है यदि वो जमानती धारा है तो वह अजमानती धारा से कम गंभीर होगा। बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध और अजमानती अपराध में अंतर भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट के रूप में। आपको अंतर बताना होगा कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध में क्या अंतर है। इसमें एक लीडिंग केस आप नोट कर लीजिए, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश। ये केस कब आया था? 1978। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने एक चीज कही थी, उसको कोट करेंगे। बेल is a rule and jail is an exception। न्यायालय को
जमानत को एक नियम के रूप में और जेल को एक अपवाद के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त को न्यायालय निर्दोष मानकर ही उसका विचारण करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने कहा कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। जेल क्या होगी? आपराधिक दशाओं में ही किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। एक दूसरा केस है, बहुत ही रिसेंट और चर्चा में आया हुआ केस है बेल के संबंध में। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का केस है। कब आया है? 2022। बहुत बृहद रूप से इस केस में काफी कुछ समझाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान अन्वेषण गिरफ्तार नहीं किया जाता, वह अन्वेषण में पूरा सहयोग प्रदान करता है, तो मात्र इस आधार पर कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। क्या कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत हुआ, दौरान अन्वेषण उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, वह इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग प्रदान करता है, तो केवल इस आधार पर कि अब उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है, उसको न्यायालय को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। सेक्शन 2 हो गया। 2B में क्या बताया गया है? 2B में बताया गया है आरोप के संबंध में। चार्ज बताया गया है। अब बेयर एक्ट में आप देखिए, चार्ज की परिभाषा को पढ़ने से पूरी कुछ भी पता नहीं चलता। ये परिभाषा पूरी तरीके से अस्पष्ट है। बेयर एक्ट पढ़िए आप। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। यह परिभाषा पढ़ने से चार्ज के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चार्ज क्या है। तो इसको स्वाभाविक तरीके से समझते हैं कि आरोप क्या होता है। विचारण हेतु सक्षम न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक दोषारोपण। अब यह परिभाषा पढ़ने से आपको कुछ समझ में आएगा कि विचारण हेतु यानी कि ट्रायल के लिए न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एक दोषारोपण किया जाएगा। वो किसके नाम पे होगा? अभियुक्त के नाम पे होगा। चार्ज
किसके अगेंस्ट फ्रेम किया जाएगा? अभियुक्त के अगेंस्ट फ्रेम किया जाएगा। सभी प्रकार के ट्रायल कोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत चार्ज की विरचना की जाती है। सिर्फ एक तरीके का ट्रायल जो है संक्षिप्त विचारणा। समरी ट्रायल के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत चार्ज नहीं विरचित किया जाता है। समरी ट्रायल क्या है ये हम आगे देखेंगे, अभी इसके संक्षिप्त ट्रायल के संबंध में नहीं जाते। अभी हम चार्ज के ही संक्षिप्त ट्रायल को छोड़कर बाकी सभी ट्रायल में, यानी कि वारंट ट्रायल में, समन ट्रायल में और ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, इन सभी तरीके के ट्रायल्स में विधिवत आरोप अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किया जाएगा। किंतु समरी ट्रायल में आरोप की विरचना, फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस नहीं होंगे। अब तीसरा क्या है? 2C। अब C को हम L के साथ मिला के पढ़ेंगे। 2C और 2L को मिला के पढ़ लेंगे। C में क्या क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। एल में क्या बताया गया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस के देखते हैं। परिभाषा देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या क्या परिभाषा दी गई है? मीन्स एन ऑफेंस विच द कॉग्निजेबल केस मीन्स द केस विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर द एनी अदर लॉ टर्म बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। संज्ञेय मामलों में फिर से आपको फर्स्ट शेड्यूल में जाना होगा। फर्स्ट शेड्यूल में देखना होगा कोई अपराध संज्ञेय प्रकृति का है या असंज्ञेय प्रकृति का है। यदि वो संज्ञेय प्रकृति का है तो उसमें पुलिस अधिकारी विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। इसी के विपरीत एल में क्या बताया गया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होंगे? जो असंज्ञेय प्रकृति के होंगे। इन मामलों में बिना न्यायालय के आदेश के पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यहां संज्ञेय और असंज्ञेय से इतना ही अर्थ है कि इन्वेस्टिगेशन एंड दो पद हैं, एंड अरेस्ट। संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के आदेश के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। उस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है। लेकिन असंज्ञेय मामले में वह बिना न्यायालय के आदेश के ना ही उसका अन्वेषण कर सकता है, ना ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। अब संज्ञेय मामला क्या होगा? संज्ञेय मामला सेक्शन 154 के अधीन
जो प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी वह किस प्रकृति की होगी? संज्ञेय प्रकृति की होगी। 155 में असंज्ञेय प्रकृति के मामले दर्ज किए जाएंगे। जब आप थाने की प्राथमिकी को उठाकर देखेंगे तो उसके ऊपर ही, सबसे ऊपर ही हेडिंग पे इन दो धाराओं का ब्यौरा लिखा रहता है कि ये किसके अंतर्गत दर्ज की गई है, 154 के अंतर्गत है या 155 के अंतर्गत है। अगर 154 के अंतर्गत है तो संज्ञेय मामले से है, 155 में दर्ज है तो असंज्ञेय मामले से है। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कोई अपराध 323/504 आईपीसी में दर्ज किया गया, तो ये अपराध किस प्रकृति का है? ये असंज्ञेय प्रकृति का है। लेकिन यदि इस धारा के साथ कोई अपराध ऐसा जुड़ जाता है जो संज्ञेय प्रकृति का होता है, सपोज 323, 325 भी साथ में आ गया, घोर अपराध भी साथ में आ गई, तो अब मामले की प्रकृति कैसी हो गई? अब टोटल मामले की प्रकृति कैसी हो गई? ये संज्ञेय हो गई। इन दो धाराओं के असंज्ञेय होने के बावजूद यदि कोई ऐसी धारा जो कॉग्निजेबल नेचर की होगी साथ में आ जाएगी तो संपूर्ण मामला क्या कहलाएगा? कॉग्निजेबल केस कहलाएगा। कॉग्निजेबल केस कहां पे दर्ज होगा? 154 में दर्ज होगा। 154 में दर्ज हुए संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि न्यायालय के आदेश के बिना उस मामले का अन्वेषण कर सकता है और आवश्यकता अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर सकता है। लेकिन जब असंज्ञेय प्रकृति के मामले थाने पे दर्ज होंगे, जिसको हम नॉन कॉग्निजेबल केस एनसीआर के नाम से जानते हैं, तो वहां पर उस मामले में संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी को यह शक्ति नहीं प्राप्त होगी कि उस मामले में वह अन्वेषण कर सके या गिरफ्तारी कर सके। विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहां पर न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी। अब इस कॉग्निजेबल केस में और नॉन कॉग्निजेबल केस में शॉर्ट नोट आएंगे और इन दोनों में अंतर भी पूछा जाएगा कि आप बताइए अंतर क्या होगा। तो आप अंतर बताएंगे। कॉग्निजेबल केस कहां पे परिभाषित है? 2C में। ये कहां है? 2L में। असंज्ञेय अपराध की तुलना में संज्ञेय अपराध अधिक गंभीर प्रकृति का होगा, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो असंज्ञेय अपराध होगा वो कम गंभीर प्रकृति का ही होगा। लेकिन सतही तौर पर देखने पे हमें ये पता चलेगा कि जो मामला संज्ञेय होंगे वो असंज्ञेय मामलों से अधिक गंभीर प्रकृति के होंगे। अब आएंगे सेक्शन 2D। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको ध्यान से आप पढ़ेगा। सेक्शन 2D परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है। Complaint means an allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। इसमें एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, सेक्शन बाद में देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले एक एलिगेशन होना चाहिए। एलिगेशन मतलब कोई आरोप होना चाहिए। वो कैसा हो सकता है? वो ओरल भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कोई एलिगेशन मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है।
किससे होगा? मैजिस्ट्रेट से होगा। कंप्लेंट कहां फाइल होगा? किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही फाइल होगा। एलिगेशन कैसा हो सकता है? कोई एलिगेशन होगा, वो मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है। किससे किया जाएगा? एक मजिस्ट्रेट से किया जाएगा। किसके विरुद्ध किया जाएगा? पर्सन कैसा हो सकता है? वेदर नोन और अननोन। वह व्यक्ति ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है। और चौथी चीज क्या है? किस आशय से ये एलिगेशन उस पर लगाए जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास जाकर के, कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। क्या लिया जाए? विद व्यू टू हिज टेकिंग एन एक्शन, कि उसके विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाए। कोई व्यथित पक्षकार, कोई विक्टिम न्यायालय के पास जाएगा, किसी आरोप को लेकर कोई एलिगेशन लगाएगा। वो एलिगेशन मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है। किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वो व्यक्ति ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है। किस आशय से जाएगा? कि साहब इस पे एक्शन लिया जाए। एक चीज इसमें क्या बताई गई है, लेकिन फिर एक परंतु आया है इसमें, कि इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। आगे वाले पद पुलिस रिपोर्ट भी बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है? पुलिस रिपोर्ट से इतर है ये, इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। पुलिस रिपोर्ट जब बताएगा तो पुलिस रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। अब इसके एक्सेप्शन के बारे में देखिए, पढ़िए। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. इसको एक उदाहरण लेके समझाते हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी संज्ञेय मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR 154 में पंजीकृत होती है। सबसे आसान धाराओं का ही प्रयोग करूंगा मैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, जो प्रैक्टिकल रूप में भी आपके द्वारा काफी देखी जाती हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई इन धाराओं में, लेकिन दौरान अन्वेषण एक संज्ञेय धारा पुलिस द्वारा नहीं पाई गई। उसके द्वारा सिर्फ ये 3 धाराओं में दंडित अपराध का होना पाया गया। अब उसके द्वारा 173 के अधीन जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी न्यायालय में, उसे किस रूप में देखा जाएगा? उसे कंप्लेन ट्रीट किया जाएगा। और जिस आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, अन्वेषण किया है, उसे क्या कहा जाएगा? कंप्लेनेंट। या 2D का एक्सेप्शन कहता है। यदि कोई अपराध संज्ञेय मामले में दर्ज हुआ या असंज्ञेय मामले में ही दर्ज हुआ और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस रिपोर्ट यह कहती है कि दोषित अपराध
असंज्ञेय प्रकृति का है तो उसके द्वारा दाखिल पुलिस रिपोर्ट एक परिवाद के रूप में समझी जाएगी और वो विवेचना अधिकारी परिवादी के रूप में माना जाएगा। प्रैक्टिकली आज न्यायालय में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये एक दुख का विषय है। इस एक्सेप्शन, इस अपवाद को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और कैसे भी मात्र ऐसी धाराओं में भी जो पुलिस रिपोर्ट दाखिल की जा रही है उसे पुलिस केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही उसका विचारण किया जा रहा है। जबकि सेक्शन 2D का अपवाद क्या कहता है? A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed, shall be शब्द का प्रयोग किया गया है, deemed to be complaint and the police officer by whom such report is made, जिसके द्वारा ये बनाई गई है उसे क्या समझा जाएगा? कंप्लेनेंट समझा जाएगा, उसे परिवादी के रूप में समझा जाना चाहिए। सेक्शन 2E हाई कोर्ट, 2EF इंडिया। महत्वपूर्ण पद कौन सा है इसके बाद? 2G में क्या बताया गया है? इंक्वायरी। टू जी और 2H को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। पहले समझेंगे इंक्वायरी क्या है, और इन्वेस्टिगेशन क्या है। इंक्वायरी किसका विषय है? इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का विषय है। इंक्वायरी कौन करेगा? न्यायालय ही इंक्वायरी करने का अधिकारी है। परिभाषा देखिए, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल, ट्रायल से भिन्न होगी और किसके द्वारा की जाएगी? वह मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी, अन्य व्यक्ति के द्वारा वह नहीं की जा सकती। इन्वेस्टिगेशन किसका विषय है? इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा देखिए, includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by the police officer or by the person who is authorized by the magistrate in this behalf। ये तो पुलिस ऑफिसर करेगा, या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एथोराइज करेगा इस संबंध में कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन न्यायालय इन्वेस्टिगेशन स्वयं नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? या तो पुलिस ऑफिसर करेगा, या न्यायालय किसी तीसरे व्यक्ति को यह दायित्व दे कि आप इस मामले की अन्वेषण करिए, वो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन न्यायालय
स्वयं अन्वेषण नहीं कर सकता। न्यायालय क्या कर सकता है? इंक्वायरी कर सकता है। यहां पर पुलिस को कोई शक्ति नहीं दी गई है इंक्वायरी के संबंध में। न्यायालय या कोई मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी कर सकता है, पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती, और इन्वेस्टिगेशन न्यायालय नहीं कर सकता। वो किसका विषय है? पुलिस का विषय है, या न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दायित्वाधीन किया गया हो, इस मामले में आप अन्वेषण करिए, वो अन्वेषण कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? अन्वेषण क्यों किया जाता है? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों को संग्रहण करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और इंक्वायरी क्यों की जाती है? यह जानने के लिए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता, इसलिए इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी किसके द्वारा की जाएगी? कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी कि वो प्रीमा फेसी केस देखेगा कि प्रीमा फेसी केस में डाउट होता है या नहीं होता है। आप आपराधिक प्रक्रिया में देखेंगे पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, अब यहां से न्यायालय में आता है मामला, कॉग्निजेंस टेकन किया जाता है किसके द्वारा? न्यायालय के या कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये इंक्वायरी है। इसके बाद के सारे चीज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले के सारी चीजें किसमें कवर होंगी? इंक्वायरी में कवर होंगी। और जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाएगा, फिर क्या प्रारंभ हो जाएगा? ट्रायल प्रारंभ हो जाएगा। ट्रायल आगे देखेंगे भी हम, अभी इतना ही देखते हैं। इंक्वायरी किसका विषय है? कोर्ट और मजिस्ट्रेट का विषय है। इन्वेस्टिगेशन किसका विषय है? पुलिस अधिकारी का विषय है, या ऐसे व्यक्ति का विषय है जिसे न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा दायित्वाधीन किया गया हो कि इस मामले में आप जाकर के अन्वेषण करिए और साक्ष्यों का संग्रहण करिए। पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती और न्यायालय इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। टू एस तक कंप्लीट हो गया है। अब हम 2i से लेकर 2x तक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है और सुनने वाले काफी शिकायत करते हैं। तो 2s तक एक बार आप पढ़ लीजिए। जो भी समस्याएं हो उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आपकी यथासंभव हो उसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द से जल्द 2i से लेके 2x तक यानी सेक्शन 2 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।